बाजार बोलता है, इसमें देख लेते हैं एफआईज का डेटा कल किस तरह का देखने के लिए मिला है। तो एफआईज 932 करोड़ की बाइंग करते हुए दिखाई दी और डीआईज ने करीब 316 करोड़ की बाइंग की है। और मार्केट में भले ही कुछ भी मूवमेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन है। कल हालांकि हल्के हाथ से था, ज़्यादा हैवी नहीं था, लेकिन बाइंग है और एफआईज की भी बाइंग है, ये बड़ा महत्व रखते हैं। साथ ही एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल, वहाँ पर कल किस तरह का रुझान देखने के लिए मिला अमेरिका में। उसके बाद एशियन मार्केट्स आज कैसे ट्रेड कर रहे हैं। तो अमेरिकन मार्केट्स में कल मामूली गिरावट थी, लेकिन शंघाई, हैंगसेंग, निकाई और कोस्पी यहाँ पर करीब 1/4 से 1% की गिरावट देखने के लिए मिली। इतना प्रेशर नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत प्रेशर है। एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो इक्लॉक्स करीब 11.5% ऊपर है, आरटीआई करीब 9.25%, अपार इंडस्ट्री 8%, एनएफएल और एस्ट्रा माइक्रोवेव करीब 6.5 से 7% ऊपर हैं। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि टॉप लूजर्स हैं, जो कि आज के मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे हैं, गिरे हुए हैं। तो एनआईटी एमटीएस करीब यहाँ पर 6.5%, मुथूट फाइनेंस 5%, पावर इंडिया 4.5%, कर्नाटका बैंक 4% और लॉयड्स इंजीनियरिंग करीब 3.5%। ये सभी काउंटर हैं जहाँ पर कि आज प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन ग्लोबली सबसे बड़ी खबर यही है कि अमेरिका में जो अमेरिकन राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो सऊदी अरब और कतर यूएई के दौरे पर निकले हुए थे और उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। बिजनेस अच्छे से किया, सऊदी अरब से काफ़ी कुछ ऑर्डर्स लिए, कतर के साथ काफ़ी अच्छी ट्रेड डील्स की हैं। अमेरिका और कतर के बीच में $243 बिलियन की ट्रेड डील हुई हैं, जिसमें कि कतर एयरवेज से बोइंग को, जो अमेरिकन कंपनी है बोइंग, उसको करीब 210 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर मिले हैं। कतर एयरवेज के पास अभी 233 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से 210 एयरक्राफ्ट का नया ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया अमेरिका को, यानी वो अपने फ्लीट का साइज डबल कर रहे हैं। लेकिन बोइंग की डील से अमेरिका को क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है 4 लाख नई नौकरियां तो केवल बोइंग में ही क्रिएट होंगी। अभी अगर उनकी स्टाफ की स्ट्रेंथ देखें ग्लोबली तो 1,70,000 है, यानी कि उनके लिए कितना बड़ा ऑर्डर है, कितनी महत्वपूर्ण ऑर्डर है, ये आप समझ सकते हैं। और ये उनके इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर भी है। तो बोइंग के लिए सबसे बड़ा ऑर्डर लेकर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप और 4 लाख नौकरियां उसके साथ लेकर आए हैं। साथ ही अगर देखें तो बोइंग के लिए इम्पॉर्टेंट ये ऑर्डर इसलिए भी है क्योंकि 2018 से कंपनी लॉस में चल रही थी। तो ये एक बड़ी सफलता मिली है डोनाल्ड ट्रंप को कतर में जाकर। साथ ही उन्होंने जो कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है जो अमेरिका की, उसको भी 400 इंजन के ऑर्डर दिलवाए हैं कतर से। तो ये काफ़ी कुछ बड़े ऑर्डर्स इन्होंने कतर से लिए हैं। अब आती है सऊदी की बात। सऊदी के साथ उन्होंने करीब 600-650 बिलियन डॉलर्स की डील साइन की है, कल भी हमने ये बताया था। लेकिन उसमें कुछ एक ब्रेकअप्स भी मिले, जिसमें कि अरामको के साथ 90 बिलियन डॉलर्स की डील साइन की है अमेरिकन कंपनीज ने, यानी कि अरामको करीब 90 बिलियन डॉलर का इन्वेस्ट करने वाली है, ऑर्डर देने वाली है। साथ ही अगर देखें तो सऊदी करीब 142 बिलियन डॉलर के हथियार भी खरीदेगा अमेरिका से। तो अमेरिका अपने बिजनेस पर पूरी तरह से आ चुका है। अविनाश सर, पूरी तरह से बिजनेसमैन निकले डोनाल्ड ट्रंप और राजनीतिज्ञ कम और सेल्समैन की पूरी भूमिका इस समय चल रही है उनकी तरफ से, और अच्छी डील्स भी की हैं। और देखिए वो जहां जाते हैं फिर वो तारीफ़ भी करते हैं। कल उन्होंने सऊदी अरब के प्रिंस को बोल दिया बहुत अच्छे आदमी हैं, कतर से एक उनको जेट गिफ्ट में मिल रहा है। तो इस तरह की सारी चीज़ें आ रही हैं, खुश हैं डोनाल्ड ट्रंप। ऐसे में क्या लग रहा है सर, इंडिया का नंबर कब आएगा? इंडियन कंपनीज को भी कुछ फ़ायदा मिलेगा इन सारी डील से? नहीं, बिल्कुल। देखो विवेक, फ्रैंकली देखिए, ट्रम्प साहब तो बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन है और इसीलिए वो बहुत लिबर्टी लेते हैं कि जब बिजनेस बढ़ाना होता है तब वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, और ये नतीजा तो उनके एफर्ट से ही है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो देखिए, ऐसी बहुत सारी इंडियन कंपनीज है जो एरोस्पेस सेक्टर को केटर करती है, और जहाँ पे बोइंग, उसके बाद एयरफोर्स, ये कंपनीज को कहीं ना कहीं उनके डिफेंस रिक्वायरमेंट से काम करती है। बहुत सारी कंपनीज जो एरोस्पेस में है इंडिया में, वो ऐसे कस्टमर्स को सप्लाई करती है जैसे एयरबस और टिपिकली बोइंग, जो डेफिनेटली उनका प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इंडियन कंपनीज की भी जरूरत लगती है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, जो बोइंग और एयरबस को सप्लाई करती है। उसके बाद एसएमई
सेक्टर में एक कंपनी है टेक एरा इंजीनियर्स, जो बेसिकली ऐसे कंपनीज को अपने कंपोनेंट सप्लाई करती है। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज तो रहेगी। उसके बाद सी एंड की अगर बात करते हो, सी एंड भी बहुत हद तक एरोस्पेस सेक्टर में काम करता है। ये आईटी कंपनी है लेकिन स्पेसिफिकली करता है। अवया ग्लोबल एक नाम की कंपनी है जो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो एरोस्पेस और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को कैटर करती है। तो इन्वेस्टर्स को ये सारी बातें थोड़ी सी क्लोजली मॉनिटर करनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल देखिए ग्लोबल कंपनीज भी इंडिया को इसलिए मानती है क्योंकि इनकी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, इंडिया में अच्छे स्किल सेट्स है। तो कहीं ना कहीं इसका असर इंडिया की कंपनीज पे भी आएगा। बट हाँ, इसके लिए आने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़े। बट डेफिनेटली अगर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है ग्लोबली किधर भी, तो हो सकता है कि इंडिया में भी हो। और आप ये भी जानते हो कि इंडिया में इंडिगो ने भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट मंगाए हैं, तो ऑब्वियसली उसका भी असर कहीं ना कहीं कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स इंडिया से डेफिनेटली बेनिफिट करेगा। बिल्कुल सर। सर लेकिन एक चीज़ जो कि इस समय इंटरनेशनल मार्केट में हो रही है कि ये जो गल्फ रीजन है, यहाँ से जब इतने सारे ऑर्डर्स जा रहे हैं, दैट मीन्स कि एक्सपेंशन भी होगा, क्रूड ऑयल का भी आवाजाही और ये सारी चीज़ें भी अगर होती हैं, तो क्या लगता है आपको हमारी कुछ जो पाइप बनाने वाली कंपनीज़ हैं, क्योंकि अगर एक तलवार जो लटकी हुई थी सऊदी अरब पर, कतर पर या पूरे गल्फ रीजन पर, अगर डोनाल्ड ट्रंप खुश होकर गए हैं तो यहाँ पर ज़्यादा फिर परेशानी नहीं करेंगे, वो क्रिएट नहीं करेंगे परेशानी, तो ये आराम से अपनी इकोनॉमी, अपने बिजनेसेस को चला पाएंगे ये सारे कंट्रीज़। तो ऐसे में लगता है कि ये जो क्रूड ऑयल नेशन है ये अपने एक्सपेंशन करेंगे और उसमें पाइप कंपनियां जो हमारी एक्सपोर्ट में काफ़ी डिपेंडेंट रहती हैं और इन्हीं सब कंट्रीज से अच्छे ऑर्डर मतलब उठाती हैं, वेल्सपन कॉर्प, मान इंडस्ट्रीज, जिंदल सौ जैसी कंपनियां, इनमें कहीं अपॉर्चुनिटी दिखती है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में नॉट ओनली ग्लोबल मार्केट पर डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत बड़ा है, क्योंकि इंडिया का ऑयल एंड गैस मार्केट भी बढ़ रहा है। और देखिए, क्रूड के प्राइसेस एक सीमा तक नीचे आएंगे, इसके बाद वापस स्टेबलाइज हो जाएंगे। और देखिए, मिडिल ईस्ट में तो ऑयल एंड गैस से ही वो इकोनॉमीज बनी है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर आप मान इंडस्ट्रीज की बात करें, वेल्सपन की बात करें या महाराष्ट्र सीमलेस की बात करें, तो सारी कंपनी जो ऑयल एंड गैस सेक्टर को केटर करती है, कहीं ना कहीं ग्रोथ मोमेंटम तो होगा। और मैं कहूंगा कि बहुत ऊपरी लेवल से ये सारे स्टॉक्स पिटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ऑर्डर बुक बढ़ती है, परफॉर्मेंस इन कंपनीज का ठीक ठाक आता है, तो इसमें डेफिनेटली इंटरेस्ट आएगा और डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोटेंशियल काफी पॉजिटिव है। सर आईटी कंपनीज जिन पर की बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं कि इनमें स्लो डाउन आ गया है क्योंकि अमेरिका में रिसेशन की संभावनाएं बढ़ रही थी, और अब अमेरिका जिस तरह से अपनी रफ्तार तेज कर रहा है, हम पहले बात भी किया करते थे कि जिस दिन अमेरिका रिवर्स करेगा ये सारे टैरिफ वगैरह को और जब अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा, तो उस समय पर इन आईटी कंपनीज़ को हमें उस लिहाज से भी देखना चाहिए था। और वहाँ से हमने देखा भी कि करीब 10% तक आईटी इंडेक्स मूव कर चुका है ऊपर। अभी क्या लगता है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन आईटी कंपनीज़ को खरीदारी करने के लिए? देखिए, मेरे को लगता है कि जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज है उनके लिए बड़े बेस के ऊपर ग्रोथ रिकॉर्ड करना काफी चैलेंजिंग होगा। देखिए, अगर यूएस मार्केट ओपन अप भी होता है, नए ऑर्डर्स भी आते हैं, तो आपको देखना है कि टीसीएस जैसी कंपनी या मान के चलिए इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, ये बड़ी कंपनीज में ग्रोथ अभी भी चैलेंज है, क्योंकि बेस बढ़ गया है और मार्जिन प्रेशर तो रहेगा, क्योंकि कोई भी कस्टमर जब साइन अप करता है तब काफी डिमांडिंग होगा मार्जिन को लेके। बट जो छोटी कंपनियां हैं जैसे कि केपीआईटी हो गया, मैं समझता हूँ कि इवन मास्टेक हो गया, जहाँ पे वो ऐसे सेक्टर्स को केटर करती है जैसे इंश्योरेंस हो गया, ट्रेजरी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो यहाँ पे आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पे हम पहले परसिस्टेंट को भी रेकमेंड करते थे, अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन अभी आज ही कोई खबर आई है कि उनका कोई बड़ा क्लाइंट यूनाइटेड हेल्थ, वो उन्होंने एक नेगेटिव सरप्राइज दिया है और उससे काफी फर्क परसिस्टेंट को हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि परसिस्टेंट में सेल ऑफ देखे, मैनेजमेंट की कमेंट्री आने के बाद यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी होगी। बट जो छोटी कंपनियां हैं, स्पेसिफिकली केपीआईटी की बात करें, तो मुझे लगता है कि इनको ज्यादा फायदा होना चाहिए। तो वो स्ट्रेटेजी लेके निवेशकों को आईटी में अपनी पोजीशंस बिल्ड करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है सितंबर के बाद पूरी तरह से टैरिफ पे क्लैरिटी आने के बाद आपको यहाँ पे भी एक अच्छा रेटिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आईटी कंपनियां जो कि अपना एक बड़ा रेवेन्यू अमेरिका से उठाती हैं उनके लिए री रेटिंग है, और सर ने बता दिया कि कौन सी कंपनीज हैं जिनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सर एक और बड़ी खबर चल रही है इस समय पूरे मीडिया सर्कल में, वो है टर्की अजरबैजान पर जो बिज़नेस
अब इंडिया सख्त कर रहा है भारतीयों का वॉर। अब टर्की अजरबैजान ने जिस तरह से पूरे भारत पाक की टेंशन में पाकिस्तान का साथ दिया था, उसके चलते काफ़ी सारे भारतीय नाखुश हैं और उन्होंने अपने जो टूर्स थे वो कैंसिल किए। भारतीयों ने टर्की अजरबैजान के टूर में ज़बरदस्त कैंसिलेशन है। करीब जो नॉर्मल कैंसिलेशन होता है उससे 250% ज़्यादा कैंसिलेशन इस समय चल रहे हैं। ईज़ माई ट्रिप ने कहा है कि 22% टर्की के टूर कैंसिल हो गए हैं। अजरबैजान के करीब 30% टूर कैंसिल किए गए हैं भारतीयों के द्वारा। अजरबैजान के कुल टूरिस्ट में जितने टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पर उसमें 13% लोग भारतीय होते हैं और करीब 2023 में ही 2.5 लाख के करीब भारतीय टूरिस्ट अजरबैजान गए थे और टर्की में पिछले साल भी करीब 3.5 लाख के करीब टूरिस्ट जो थे वो भारतीय थे। तो ये एक झटका देने की कोशिश तो कर रहे हैं। ये एक सेंटिमेंटल है या इसको कहें कि ये सर लॉन्ग टर्म चलेगा। थोड़ा सा लोगों में देशभक्ति आ गई है, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि जो हमारे दुश्मन का साथ दे वो हमारा भी दुश्मन है। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा सर टूर कंपनीज़ पर, लाइक ईज़ माई ट्रिप, यात्रा ऑनलाइन जैसी कंपनीज़ पर और इंडिगो, स्पाइसजेट जैसी कंपनी पर जो कि इंटरनेशनल ऑपरेशन भी चलाती हैं, उनकी कुछ फ़्लाइट्स भी जाती हैं? नहीं देखिए, थोड़ा सा तो शॉर्ट टर्म में तो ये ट्रैवल कंपनीज को थोड़ा इम्पैक्ट तो आएगा, क्योंकि ये जो डेस्टिनेशन थे वो अभी इंडिया के लिए काफी पॉपुलर हो चुके थे। मैं पढ़ रहा था आज के न्यूज़पेपर में कि करीबन 6 लाख टूरिस्ट इंडिया से इन डेस्टिनेशंस को पिछले साल गए थे। तो डिमांड तो बहुत थी, लेकिन अभी ये जो जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट हो चुका है इसका असर डेफिनेटली थोड़े टाइम के लिए रहेगा। देखिए, आपको याद होगा कि मालदीव्स ने भी ऐसी बातें हमारे इंडिया के लिए की थी, उसके बाद लोगों ने लक्षद्वीप जाना पसंद किया और मोदी जी ने भी उसका सपोर्ट किया। तो मैं कहूंगा कि उसके बाद मालदीव्स के कंट्री ने सोच समझ के कहा कि हम इंडिया के साथ दोस्ती बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए, शॉर्ट टर्म में तो इसका इम्पैक्ट टूरिज्म कंपनीज के लिए, जो भी ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से रिलेटेड है, उसको भुगतना पड़ेगा। बट लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है कि ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है, आगे चल के अगर टर्की का रवैया ठीक ठाक होता है इंडिया की तरफ, तो मुझे लगता है कि वापस टूरिज्म जो फ्लो है वो वापस चालू हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली एक थोड़ा सा झटका लगेगा, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट आगे कैसे सुधरता है। बिल्कुल। आजकल सर दोस्ती रह कहाँ गई है? अब तो मुझे लगता है कि जो भी इंटरनेशनल दोस्तियाँ होती हैं वो सब बिजनेस पर आधारित होती हैं। हमने फ्रांस से राफेल ख़रीदे तो फ्रांस दोस्त बन गया। इसराइल से हम टेक्नोलॉजिकली उनको डिफेंस के काफ़ी ऑर्डर देते हैं तो वो भी दोस्त हैं हमारे। अमेरिका से जब जब हम बड़ी डील करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप या उस समय के कोई भी राष्ट्रपति हो, चाहे वो बाइडन हो, कोई भी हो, खुश हो जाते हैं कि हाँ जी इंडिया बहुत अच्छा है। ये सर सब केवल बिजनेस ही है, कोई सही में साथ भी खड़ा होता है या नहीं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है इस समय पर। सर क्या लग रहा है कि इंडिया में जिस तरह से हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में डिफेंस कंपनियां चली हैं, इसमें यही सारी खबरें आ रही हैं कि हमारी जो डिफेंस कंपनीज़ हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया इस पूरे एस्केलेशन में और भारतीय सरकार का फोकस भी इन्हीं कंपनीज़ को ऑर्डर देने पर ज़्यादा होगा। अमेरिका के साथ अभी ट्रेड डील हुई भी नहीं है जिसमें कि डिफेंस पर हम फोकस शायद कर सकते थे। क्या लगता है सर, आज एस्ट्रा माइक्रोवेव चली हुई है 11%, ऐसे में ये कंपनियां प्रॉफिट बुकिंग करें इनमें जो 10-10% चलते जा रहे हैं शेयर, या अभी इनको छोड़ दें, होल्ड कर लें? नहीं देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये डिफेंस का क्वेश्चन आंसर के पहले कि देखिए, दोस्ती तो बिजनेस के ऊपर ही आधारित होती है। मालदीव्स ने भी यही बात सोच समझ के बाद में यू टर्न किया, और मुझे लगता है कि शायद टर्की भी सोचेगा कि भाई फाइनली हमको इंडियन टूरिस्ट चाहिए। तो यही कारण हो सकता है कि वो ऐसा कुछ माहौल बना दे। तो डेफिनेटली बिजनेस आएगा उसी के लिए। आज ग्लोबली यही सब हो रहा है कि अगर यूएस को भी इंडिया से बिजनेस करना है तो ऑब्वियसली वो इंडिया को बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट से काम करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है डिफेंस के लिए, बाकी सारे उनके टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये क्लेरिफिकेशन जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि बिजनेस अगर बढ़ने का पोटेंशियल है तो सामने वाली गवर्नमेंट भी डेफिनेटली सोच समझ के काम करेगी। रही बात डिफेंस को लेके, तो विवेक देखिए अभी क्या हो गया कि इस वॉर में S-400 जो रशिया से हमने इंपोर्ट किया था, प्लस जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो आकाश मिसाइल्स यूज कर दी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट को अभी ऐसा लग रहा है कि पहली बार इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया गया रियल वॉर में और वो बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी एक
पॉजिटिव फ्लेवर मार्केट में चल रहा है कि डिफेंस का बजट आगे गवर्नमेंट बढ़ाएगी, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, तो ये सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर आप कोई भी शेयर को 10-15% ऊपरी लेवल पे खरीदते हैं तो वैल्यूएशन तो वैसे भी सस्ते नहीं है, फेयर टू एक्सपेंसिव है। तो मैं आपके निवेशकों को यही कहूंगा कि लंबी अवधि के लिए सोचे, कम से कम 1.5-2 साल का नजरिए से सोचे और गिरावट में खरीदिए। क्योंकि देखिए कोई भी स्टॉक आप 15-20% बढ़ने के बाद खरीदते हो तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं होता। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म तो डेफिनेटली अच्छा है इन कंपनीज के लिए, लेकिन आप कितना पैसा बनाओगे वो डिपेंड करता है कि आपके एंट्री लेवल क्या है। तो आई वुड सजेस्ट कि डेफिनेटली आपके रडार पे रखिए। लेकिन मार्केट कभी और करेक्ट होता है, डिफेंस स्टॉक्स में कोई करेक्शन आता है जो होपफुली आने आ सकता है, तो वो समय अच्छा रहेगा आपको ऐसे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने के लिए। ठीक है, तो सर ने बता दिया कि डिफेंस स्टॉक्स को कब एक्यूमुलेट करना चाहिए। सर एक खबर और जेंसोल और इरिडा के लिए चल रही है कि इरिडा ने जेंसोल के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की अर्जी दाखिल की है। जेंसोल पर 510 करोड़ रुपए के डिफ़ॉल्ट का आरोप है। इरिडा ने हालांकि जेंसोल के लोन को अंडर स्ट्रेस कैटेगरी में रखा है, अभी एनपीए कैटेगरी में नहीं डाला है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम तो है। और सेबी ने हाल में जेंसोल के प्रमोटर्स को भी उनकी मैनेजरियल पोजीशन से हटा दिया था। और अनमोल जग्गी और पुनीत जग्गी दोनों जो टॉप मैनेजमेंट थे उनको कैपिटल मार्केट में भी पार्टिसिपेट करने से बैन कर दिया था सेबी ने। पीएफसी के भी सर 977 करोड़ रुपए का लोन अटका पड़ा है। ऐसे में कैसे देख रहे हैं सर जेंसोल को और इरिडा को? जेंसोल अब चूंकि इंसॉल्वेंसी में जाएगी तो क्या लगता है कुछ रियलाइजेशन होगा इन सभी कंपनियों का, और इंसॉल्वेंसी में जाएगी तो जेंसोल के निवेशक कहाँ जाएंगे? देखिए मेरे ख्याल से जेंसॉल के इन्वेस्टर्स के लिए तो अभी कोई चारा नहीं है, क्योंकि कंपनी जब इंसॉल्वेंट मानी जाएगी तो इक्विटी कैपिटल में एक सिंपल रूल है कि कंपनी अगर बैंकरप्ट होती है, इंसॉल्वेंट होती है, तो आपका कैपिटल वहां से खत्म हो जाता है। और कई बात अगर मान के चलिए कि यहाँ पे जेंसॉल के लिए ट्रिगर यही है कि अगर ये कंपनी कोई एनसीएलटी से खरीदता है और उसको वापस रिवाइटलाइज करता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिले। लेकिन ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि 1-2 दिन पहले ये स्टॉक अपर सर्किट में था। आज सर ये आज भी अपर सर्किट पर है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, लोगों को यही लग रहा है विवेक कि ये कोई ग्रुप या कोई प्रमोटर इसको सस्ते भाव में खरीदेगा, क्योंकि ऐसे काफी टाइम होते हैं जब किसी की मुसीबत और मजबूरी किसी का एडवांटेज बनती है। तो आपको भी पता है कि देखिए काफी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो जानते हैं कि जेंसॉल के पास कंफर्म्ड ऑर्डर्स है, काफी अच्छा बिजनेस उनके पास है, लेकिन उनके पास वर्किंग कैपिटल का क्रंच है, प्लस ये जो फ्रॉड हो गया इससे कंपनी मैनेजमेंट, जो अभी प्रेजेंट मैनेजमेंट है, उसके ऊपर किसी का भरोसा नहीं है। तो मार्केट ऐसे माहौल में जो एग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं ये सोचते हैं कि अगर ये कंपनी कोई खरीदता है या मान के चले कंट्रोल लेता है, तो आगे चल के डेफिनेटली उसको एक अलग नजरिए से देखेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि निवेशकों को वेट एंड वॉच करना चाहिए, फ्रेश बाइंग डेफिनेटली ना करें। लेकिन जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है वो तो अभी भी खरीद रहे हैं ये होप पे कि ये टेक ओवर हो जाएगा, क्योंकि इनके एसेट्स अच्छे और उनकी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ऑर्डर बुक है और एसेट है, और एसेट की वैल्यू ये है कि बुक वैल्यू इनकी 155 है, शेयर 63 रुपये पे अपर सर्किट लग रहा है। अविनाश सर 155 तक देखें निवेशक, या ये भी भ्रम हो सकता है बुक वैल्यू? कहीं ऐसा तो नहीं कि एसेट भी रीवैल्यू करके अपसाइड पर इन्फ्लेटेड कर रखी हो? देखिए नॉर्मली विवेक ये कहना मुश्किल है, क्योंकि देखिए जब भी ऐसी कोई डील होती है तो फॉरेंसिक ऑडिट होता है। कंपनी का जो भी बायर होता है, प्रोस्पेक्टिव बायर, वो पहले तो पूरी अकाउंट्स ऑडिट को फिल्टर करेगा, देखेगा कि कुछ गड़बड़ियां तो नहीं है, और उसके बाद ही कंफर्ट आएगा। तो मैं ये कह नहीं सकता कि अभी 155 रुपए की बुक वैल्यू है कि नहीं, बट हाँ जो भी खरीदने आएगा वो तो ऑब्वियसली एक फिल्टर चेक करेगा। तो ये ऐसी बातें हैं जो काफी समय लेगा, ये इतना आसान नहीं है कि आज आपने कुछ बोला और कल फाइनल हो गया, तो इसके लिए टाइम भी काफी लगेगा। तो मैं वही कहूंगा कि जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स है, जो हाई रिस्क लेना जानते हैं और जो काफी टाइम यहाँ पे इन्वेस्टेड रह सकते हैं, उनके लिए ठीक है। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और जो थोड़ा कंजर्वेटिव है, वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करे, कोई जल्दबाजी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है, तो जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ल्यूपिन और टाटा पावर, इन दोनों के नतीजे देखे कल हमने। ल्यूपिन के नतीजे उन अनुमान से तो बेहतर ही दिख रहे थे। रेवेन्यू 14.5% बढ़ा है और प्रॉफिट में करीब 115% की बढ़त देखने के लिए मिली। हालांकि जो एस्टिमेट थे वो 700 करोड़ से ऊपर के ही थे और 772 करोड़ का प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट की उम्मीद भी ठीक ठाक की थी और प्रॉफिट उससे भी बेहतर आया और मार्जिन्स वगैरह भी सब ठीक आए हैं।
लेकिन ऑलरेडी शायद काउंटर चल चुका है इसलिए इतना रिएक्ट नहीं कर रहा है। अविनाश सर, आजकल काउंटरों को हो क्या गया है, ये रिजल्ट्स आते हैं उतना रिएक्ट नहीं करते हैं जो बड़े वाले शेयर हैं। आज आधा % ऊपर है। और क्या एनालिस्ट कॉल अभी रह गई है, कुछ और बातें बाहर आनी रह गई हैं? क्या करें इसमें लुपिन में? नहीं, मुझे लगता है कि आज कॉन्फ्रेंस कॉल है, उसके बाद मार्केट मैनेजमेंट कमेंट्री सुनेगी, उनके ग्रोथ प्लान्स के बारे में जानेगी। तो मुझे लगता है कि एनालिस्ट कॉल के बाद थोड़ा बहुत आपको ट्रैक्शन स्टॉक में देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए विवेक, इस स्टॉक को रिजल्ट्स के पहले ही मार्केट ने थोड़ा बहुत अच्छे नतीजे डिस्काउंट कर दिए थे। तो ये इनलाइन नंबर थे, कोई पॉजिटिव कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज आया नहीं, लेकिन उम्मीद के हिसाब से नंबर आ गए। तो इसीलिए स्टॉक में आपको कोई बड़ी उछाल रिजल्ट्स के बाद देखने को मिलेगी नहीं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि रिजल्ट्स आने के बाद थोड़ी बहुत बिकवाली आती है, क्योंकि जो लोग पहले खरीदते हैं वो रिजल्ट्स के बाद देखने के बाद थोड़ा बहुत मुनाफे के साथ निकलते हैं। बट ये नंबर जो है, ये मार्केट ऑलरेडी अनुमान कर रहा है। तो अभी जो कमेंट्री आएगी वो मेरे ख्याल से मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगी, क्योंकि अगला साल क्या ग्रोथ आएगा यूएस मार्केट्स में, लुपिन कैसे पोजीशनड है, इनकी प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी क्या है, ये सारी बातें क्लियर होने के बाद ही आपको एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, जो होपफुली आज रिजल्ट्स के बाद या कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद आपको पता चलेगा। सर सेम केस टाटा पावर का है। रिजल्ट अच्छे आए, सभी ने बताया कि रिजल्ट अच्छे हैं। हम तो अब चूंकि 1.5 घंटे बाद रिएक्शन के बाद देखते हैं अपने दर्शकों के लिए, लेकिन बात यह है कि दर्शकों को कुछ मिला नहीं। मतलब टाटा पावर के नतीजों में भी रेवेन्यू 8% बढ़ा, प्रॉफिट 16.5% बढ़ा और एस्टीमेट से ज़्यादा था, दोनों ही रेवेन्यू भी और प्रॉफिट्स भी। लेकिन उसके बाद भी शेयर पर रिएक्शन कुछ भी नहीं। अभी क्या करें टाटा पावर के निवेशक साहब? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से जैसे मैंने पहले कहा कि लुपिन के बारे में, कि देखिए ये नंबर्स एक्सपेक्टेड थे। और दूसरी बात मुझे लगता है कि देखिए मार्केट में ऑलरेडी प्राइस भागने के बाद और री रेटिंग नंबर्स के हिसाब से आना मुश्किल बात है, क्योंकि आज क्या होता है कि रिजल्ट्स के पहले ही या ये परफॉर्मेंस आने के पहले ही शेयर के वैल्यूएशन चढ़े हुए होते हैं। तो टाटा पावर में भी हम यही कहेंगे कि देखिए एक काफी साल पहले 50 रुपए का स्टॉक था, तभी कोई उसको देखता नहीं था। पर अभी इस लेवल पे अगर कोई एंट्री करता है तो आपका नजरिया भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। जो प्योरली ट्रेडिंग के लिए या एकदम शॉर्ट टर्म के लिए खरीदते हैं, ऐसे स्टॉक्स में आपको कोई बड़ा अल्फा शॉर्ट टर्म में मिलेगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी मार्केट ने इन परफॉर्मेंस को अपने प्राइस में डिस्काउंट किया है। तो डेफिनेटली आई थिंक थोड़ा लंबा इंतजार और लंबा टाइम फ्रेम आप रखते हो तो ही रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा। ठीक है। अब अविनाश सर, बस लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा सर, आपकी कोई पिक्स जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए जिस प्रकार से अभी ये वॉर का टेंशन खत्म हो चुका है, तो वापस होटल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे फोकस करिए। मुझे लगता है इंडियन होटल 750 760 तक आ गए, वो काफी अच्छा मुझे लगता है विकल्प है। और अगले साल तो और नंबर्स मजबूत आएंगे। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत अच्छी थी। फोर्थ क्वार्टर तो काफी रिकॉर्ड क्वार्टर था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और प्लस सरकारी बैंक्स में कैनरा बैंक मुझे लगता है 103 104 चल रहा है। देखिए बुक वैल्यू 116 रुपया है। प्लस अभी उनकी सब्सिडरी जो कैनरा बैंक की एएमसी है, उनका पब्लिक इशू होने वाला है, थोड़ा बहुत वैल्यू अनलॉकिंग वहां पे भी होगा। तो मुझे लगता है कि देखिए इस साल तो 17,000 करोड़ का प्रॉफिट आया है, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है। तो ये करीबन 140 150 रुपए तक जा सकता है। और कहीं ना कहीं बैंक्स को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि बैंकिंग में पीएसयू बैंक्स ने आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है चौथे क्वार्टर में। आने वाले एक दो क्वार्टर में गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी, प्राइवेट कैपेक्स बढ़ेगा, तो इनके लिए डेफिनेटली बिजनेस भी बढ़ेगा। तो 104 में तो ये बुक वैल्यू के नीचे चल रहा है, तो 140 150 के रेंज के लिए अगले 6 से 12 महीने के लिए आप निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो सर ने 2 काउंटर बता दिए जहां पर कि आप खरीदारी कर चल सकते हैं। अविनाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे साथ मानस सर जुड़ चुके हैं। मानस जायसवाल सर मार्केट एक्सपर्ट हैं। मानस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी। मानस सर, आज तो निफ्टी ने कमाल कर दिया। सुबह ऐसा लग रहा था कि मतलब पता नहीं कौन सी खबर है जो कि मार्केट मिस कर रहा है, और 24,500 तक आ गई थी निफ्टी। और इतना, मैंने जब ये शो शुरू किया सर, उस समय पर निफ्टी नेगेटिव थी और अभी अच्छे से पॉजिटिव में 80 पॉइंट। और ये केवल 10:30 से लेकर 10:40 का शायद आपको तो बिल्कुल इंट्राडे चार्ट दिख रहा होगा। क्या जबरदस्त रिकवरी आई है सर, क्या लग रहा है कहां तक जाएगी यार निफ्टी? तो देखिए अब ऐसा लग रहा है कि वो जो मेन ट्रेंड है जो पॉजिटिव है उसकी तरफ वापस निफ्टी आ गया है।
बहुत ही बढ़िया रिकवरी थी और मैं समझता हूँ कि पिछले 2 दिनों में जो मूव देखा उसे हमें कंसोलिडेशन की तरह ही देखना चाहिए। आज जब गिरावट देखने को मिली तो 10-डे मूविंग एवरेज टेस्ट हुए थे उस, और 10-डे मूविंग एवरेज से ही रिवर्सल देखने को मिला है। मेरे ख्याल से अब बिल्कुल निफ्टी तैयार है 25,100 की तरफ जाने के लिए, या 25,200 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। और अब आपको स्टॉप लॉस, आई थिंक अब जो एक सपोर्ट दिखने लगा है वो 450 के आसपास 540 के आसपास दिखने लगा है। तो 24,540 के स्टॉप लॉस से आप निफ्टी में खरीदारी कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड लीजिए और 25,100 के टारगेट से। और सर बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है सर, ये बिल्कुल जब से इंडिया पाकिस्तान की टेंशन दूर हुई है, मंडे को तो सारा कुछ अच्छा चला था मार्केट, लेकिन ट्यूसडे से लेकर अब थर्सडे आ गया, तीसरा ट्रेडिंग सेशन है, बिल्कुल सुस्त चल रही है बैंक निफ्टी। इसमें कोई लग रहा है सर मूवमेंट आएगा? तो देखिए, जिस तरह की रिकवरी इंटरडे सेशन में देखने को मिली है उसमें बहुत बड़ा हाथ बैंक निफ्टी का भी है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी 54,000 से 55,000 तक चला गया था। करीब करीब 500 पॉइंट की रैली थी उस, जो 10-15 मिनट की रैली देखने को मिली थी मार्केट में। मेरा समझना ये है कि जब तक 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहे तब तक आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। 54,100 150 पे 20-डे मूविंग एवरेज आता है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। हालांकि अगर आप फ्रेश खरीदारी की बात करें तो फ्रेश खरीदारी तो 55,100 के ऊपर ही करें।